नमस्कार, मैं अजय कुमार। अफवाहों के बाजार से सच जैसी कोई बात बेचने वाले और खरीदने वालों के बीच में यह बात बहुत ज़्यादा वायरल की जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक पोस्ट ने मालदीव को हिला दिया है। उस मालदीव को जिसकी भारत के मुकाबले आबादी महज 4 लाख है, जो क्षेत्रफल में दिल्ली से भी छोटा है। स्वाभाविक तौर पर जिसकी आबादी इतनी कम है और क्षेत्रफल इतना कम है तो उसकी आर्थिक और सैन्य क्षमता भी भारत की तुलना में कुछ भी नहीं है। इसके बावजूद भी मालदीव की 4 लाख की आबादी के बीच पिछले 3 साल से भारत विरोधी लहर चल रही है। साल 2023 में जैसे ही नए राष्ट्रपति चुनकर आए, उन्होंने मालदीव से भारत की सैन्य तैनाती को हटा दिया। उस मालदीव के बारे में कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री के एक पोस्ट ने उस देश को हिला दिया है। चर्चाओं के दौरान इस तरह की बातें करने में बहुत मजा आता है, मगर इस तरह की बातें उन नजरियों की तरफ नहीं ले जाती हैं जो दो देशों के बीच में मौजूद तनातनी के कारणों को समझने के लिए मददगार साबित हों। यह कैसे हुआ कि खुद को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहने वाले भारत के लिए मालदीव के लोगों के मन में भारत विरोधी लहर चल रही है? इस तरह की बुनियादी सवालों के जवाब इस तरह की अतिशयोक्ति और अफवाहों से कभी नहीं मिल सकते हैं कि प्रधानमंत्री की एक पोस्ट ने मालदीव को हिला दिया है। मामला यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप के दौरे पर गए थे। सोशल मीडिया पर लक्षद्वीप की सुंदरता की एक से बढ़कर एक तस्वीरें साझा कर रहे थे। बड़ी सोच समझकर और सावधानी से ली गई तस्वीरें थीं, नहीं तो लक्षद्वीप का पर्यावरण जो कोरल रीफ पर टिका हुआ है, उसकी दुर्दशा भी तस्वीरों के जरिए सामने आ जाती। इस तरह की तस्वीरें खींची गई थी ताकि लक्षद्वीप के पर्यावरण की दुर्दशा तस्वीरों के जरिए ना दिखाई दे। लक्षद्वीप के लोकेशन से पैदा होने वाली छवियां बहुत ही शानदार थी। नरेंद्र मोदी की तो यह खूबी रही है कि वह कामकाज पर कम फोकस करते हैं और छवियों के जरिए प्रचार प्रसार पर बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं, तो वह इसे कैसे छोड़ने वाले थे? तो लक्षद्वीप की सुंदरता के फैलाव में अपनी ऐसी तस्वीरें साझा कर रहे थे जो नरेंद्र मोदी को एक नेता के तौर पर नहीं बल्कि महामानव के तौर पर पेश करे। शायद खूब पैसा खर्च करके ऐसी तस्वीरें खिंचवाई गई थीं जो नरेंद्र मोदी को साधारण मानव की बजाय असाधारण मानव की कैटेगरी में रखकर पेश करे। भोली भाली जनता देखे तो अपने नेता की छवियों के नशे में डूब जाए। एक पोस्ट में नरेंद्र मोदी ने लिखा कि जो रोमांचकारी जीवन में दिलचस्पी रखते हैं उनकी यात्राओं की लिस्ट में लक्षद्वीप जरूर होना चाहिए। किसी सोशल मीडिया यूजर ने पीएम मोदी से ही पूछ लिया कि जिस भारत की प्रति व्यक्ति आमदनी 9 से 10 हजार रुपए के बीच में झूल रही है, उसमें कितने लोग ऐसे होंगे जो रोमांचकारी जीवन में दिलचस्पी रखते होंगे। इस तरह से लक्षद्वीप के पर्यटन स्थल की तस्वीर साझा कर लक्षद्वीप के पर्यटन को बढ़ावा देने की बात कर रहे थे। तस्वीर लक्षद्वीप की साझा हो रही थी तो लक्षद्वीप की सुंदरता पर अभिभूत होकर उनकी प्रशंसा करनी चाहिए थी। कईयों ने ऐसा किया भी, मगर कुछ सोशल मीडिया यूजर लक्षद्वीप की सुंदरता का बखान करने के साथ साथ मालदीव का विरोध भी करने लगे। पर्यटन के तौर पर मालदीव ना जाने की हिदायत देने लगे। हम अपना पैसा उस देश में जाकर खर्च क्यों करें जहां पर भारत विरोधी सरकार है? अच्छा हो कि हम अपने ही देश की सुंदरता की तरफ बढ़ें। किसी ने मजाकिया अंदाज में कहा और लिखा कि मालदीव को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, आने वाले 100 साल में ही इस देश का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इसके बाद मालदीव सरकार के मंत्रियों ने अनाप शनाप बोलना शुरू किया। पीएम मोदी की तस्वीर पर मालदीव सरकार की मंत्री मरियम स्यूना ने आपत्तिजनक ट्वीट किए। स्यूना ने पीएम मोदी को इजराइल से जोड़ते हुए निशाने पर लिया था। मालदीव के नेता जाहिद रमीज ने लिखा और बहुत ही बुरा लिखा कि बेशक ये अच्छा कदम है, लेकिन भारत कभी हमारी बराबरी नहीं कर सकता है। मालदीव टूरिस्ट को जो सर्विस देता है वो भारत कैसे देगी? वो इतनी सफाई कैसे रख पाएगा? उनके कमरों से तो बदबू आती है, जो टूरिस्ट की बड़ी दिक्कत है। यह बहुत ही गलत और नस्लभेदी किस्म की टिप्पणी थी। मतलब पीएम मोदी के लक्षद्वीप के तस्वीरों के जवाब में मालदीव के समर्थकों की तरफ से अंध राष्ट्रवादी किस्म का बहुत ही खराब अभियान छिड़ा गया। अनाप शनाप बोला जाने लगा। जब मालदीव में अभियान छिड़ गया तो भारत के अंध राष्ट्रवादी कहां पीछे रहने वाले थे। इधर से भी अनाप शनाप बोले जाने लगा और बॉयकॉट मालदीव ट्रेंड होने लगा। जो अभिनेता और अभिनेत्री अक्सर मालदीव जाया करते हैं
उन्हें भी इस काम में लगा दिया गया। कमोबेश उन सबकी ट्वीट की शैली एक ही जैसी थी जो मालदीव के विरोध करने में अभिनेता और अभिनेत्री उतरे थे। मालदीव की सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आपत्तिजनक कमेंट करने वाले तीनों मंत्रियों को सस्पेंड कर दिया है। मंत्रियों को सस्पेंड करते हुए कहा कि लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने का हक है, मगर हमें अपनी बात को जिम्मेदारी के साथ रखना चाहिए। इस पूरे मामले में यह साफ साफ दिखता है कि मालदीव के मंत्रियों ने भारत और भारत सरकार को लेकर के जिस तरह की टिप्पणी की वह बिल्कुल गलत थी। मगर सवाल यह बनता है कि क्या यह गलत बात केवल एक पोस्ट का नतीजा है? कोई भी सामान्य बुद्धि रखने वाला व्यक्ति यह कहेगा कि यह केवल कुछ पोस्ट के खिलाफ दी गई प्रतिक्रिया नहीं हो सकती है, बल्कि इसके पीछे मालदीव में फैली भारत विरोधी भावनाओं की अभिव्यक्ति है। तो सवाल यह बनता है कि मालदीव में भारत विरोधी भावनाएं क्यों फैली हुई हैं? अगर आप भारत का नक्शा उठाकर देखेंगे तो भारत के नक्शे में भारत के दक्षिण पश्चिम में हिंद महासागर में आपको मालदीव दिखाई देगा। यह तकरीबन 1952 द्वीपों का एक समूह है। तकरीबन 200 द्वीपों पर इंसानी आबादी रहती है, यानी ज्यादातर द्वीपों में कोई नहीं रहता है। मालदीव का क्षेत्रफल 300 वर्ग किलोमीटर है, यानी आकार में दिल्ली से करीब 5 गुना छोटा है। मालदीव की आबादी 4 लाख के आसपास है। इस आबादी में तकरीबन 99% आबादी इस्लाम धर्म को मानती है। इस्लाम केवल आस्था तक ही सीमित नहीं है, बल्कि मालदीव का स्टेट रिलीजन है। कोच्चि से महज 800 किलोमीटर की दूरी पर मालदीव पड़ता है। मालदीव की जीडीपी का तकरीबन 20% हिस्सा डायरेक्ट तौर पर पर्यटन से जुड़ा हुआ है, और कुछ लोग तो कहते हैं कि अगर पर्यटन के इनडायरेक्ट हिस्से को भी जोड़ दिया जाए तो जीडीपी का तकरीबन 80% हिस्सा केवल पर्यटन से जुड़ा हुआ है। भारत से जाने वाले पर्यटकों की संख्या मालदीव में सबसे ज्यादा है। इसलिए जब मालदीव के मंत्रियों की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अनाप शनाप कमेंट किया गया और बायकॉट मालदीव ट्रेंड करने लगा, तो मालदीव के टूरिज्म इंडस्ट्री ने भी मंत्रियों की कमेंट की कड़ी निंदा की। साल 1965 में मालदीव को आजादी मिली थी। तब से लेकर के साल 2013 तक मालदीव और भारत के संबंध बहुत अच्छे रहे हैं। 1988 में तो मालदीव के बिजनेसमैन और श्रीलंका तमिल लड़ाके मिलकर के तख्ता पलट करना चाहते थे। मालदीव में भारत ने सेना भेजकर मदद की थी। इसे ऑपरेशन कैक्टस का नाम दिया जाता है। साल 2008 में मोहम्मद नासीद मालदीव के राष्ट्रपति बने। मोहम्मद नासीद के दौर में भारत ने मालदीव की अच्छी खासी सैन्य सहायता की। उसके बाद 2013 में अब्दुल्ला अमीन राष्ट्रपति बनकर आए। उसके बाद मालदीव की चीन से नजदीकियां बढ़ने लगी। चीन के साथ मालदीव ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया। चीन की कई कंपनियों ने आकर मालदीव में इन्वेस्टमेंट किया। उसके बाद साल 2018 में इबू सलेह की सरकार आई। इस दौरान भारत और मालदीव की नजदीकियां पहले से भी ज्यादा अच्छे तरीके से बढ़ने लगी। इबू सलेह की सरकार का भारत की तरफ झुकाव था। भारत के मालदीव के कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट किया गया। उसके बाद साल 2023 में डॉक्टर मोहम्मद मोइज्जू की सरकार आई है। इस सरकार की भारत से रिश्ते का हाल यह है कि मोइज्जू सरकार के जिन लोगों को सत्ता मिली है, उन लोगों ने सत्ता ही स्थानीय मुद्दों के साथ भारत विरोधी भावनाओं को बेचकर हथियाई है। इबू सलेह के 2018 के दौर के बाद सरकारी स्तर पर मालदीव और भारत की नजदीकियां बढ़ रही थी, मगर विपक्ष भारत विरोधी भावनाओं पर सवारी कर राजनीति कर रहा था। अंग्रेजी की प्रतिष्ठित पत्रिका फ्रंटलाइन में आर.के. राधाकृष्णन लिखते हैं कि साल 2020 में मालदीव में सत्ता हथियाने के लिए विपक्षी पार्टियों की तरफ से एंटी इंडिया कैंपेन चलने लगा। इंडिया आउट का कैंपेन और नारा चला, जिसमें ज्यादातर यह बात कही जाती थी कि मालदीव में भारत की तरफ से जो सैन्य तैनाती है उसे हटाया जाए। शुरुआत में इस कैंपेन ने कोई बहुत बड़ी सफलता हासिल नहीं की, मगर 2022 में एक अभूतपूर्व घटना घटी। 2022 के बाद स्थितियां बदली। तकरीबन 100% सुन्नी मुस्लिम वाले देश में भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के निर्देश पर मालदीव की राजधानी माले में मौजूद हाई कमीशन ने बहुत बड़े पैमाने पर विश्व अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाने का आयोजन किया। जिस स्टेडियम में योगा का आयोजन हुआ, उस स्टेडियम में भगदड़ मच गई। भीड़ को काबू करने के लिए टीयर गैस छोड़ना पड़ा। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रदर्शनकारियों ने यह घोषणा करते हुए तख्तियां लहराई कि योगा इस्लाम के सिद्धांत के खिलाफ है। यहां पर भारत सरकार की पड़ोसियों के साथ रिश्ता स्थापित करने की विदेश नीति की दूरदर्शिता की कमजोरी उजागर हो गई। 2020 के बाद से एंटी इंडिया कैंपेन का जो माहौल बन रहा था, उसको साल 2022 की इस घटना से बहुत ज्यादा मजबूती मिल गई। साल 2023 की मालदीव के प्रेसिडेंट चुनाव का एंटी इंडिया कैंपेन बहुत बड़ा कैंपेन बन गया। फ्रंटलाइन के मुताबिक मालदीव के एक पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव का कहना है कि 2023 के चुनाव में विपक्ष की पार्टियों ने, मालदीव की विपक्ष की पार्टियों ने भारत में हो रहे मुस्लिम प्रताड़ना के हर एक घटना को चुनावी मुद्दों की तरह
पेश किया। मालदीव के स्थानीय मुद्दों, इबू सोले सरकार की नाकामी और भ्रष्टाचार के साथ भारत विरोधी लहर ने मिलकर वह माहौल बनाया जिसकी वजह से डॉक्टर मोहम्मद मोइजू की सरकार साल 2023 में बनी। जिनकी सरकार बनी है उन्हें कुल वोटों में से 54% वोट मिले। मतलब मालदीव की 54% आबादी कहीं ना कहीं भारत विरोधी भावनाओं के साथ खुद को जुड़ा हुआ महसूस करती है। जानकार बताते हैं कि मालदीव की जनसंख्या महज 4 लाख है। भारत की जनसंख्या तकरीबन 140 करोड़ है। मालदीव दिल्ली से भी छोटा है। भारत की क्षमता मालदीव के मुकाबले बहुत बड़ी है। इस तरह की संरचना वाला देश भारत जैसे बड़े देश के विरोध में खुद को खड़ा नहीं कर सकता है। मालदीव की 4 लाख की आबादी की जिंदगी पर्यटन पर टिकी हुई है। इस पर्यटन में भी भारतीयों की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा है। पीपुल टू पीपुल कॉन्टैक्ट भारत और मालदीव के रिश्ते का आधार है। अगर ऐसी स्थिति में मालदीव में भारत विरोधी लहर चली है तो इसलिए चली है क्योंकि मालदीव एक मुस्लिम देश है और भारत में मुसलमानों के साथ की जा रही प्रताड़ना इतनी ज्यादा है कि वह किसी भी मुस्लिम देश में भारत के लिए खराब माहौल बना सकती है। मालदीव के मन में भारत के लिए बन रही इस तरह का माहौल स्वाभाविक तौर पर दक्षिण एशिया में उसे चीन के ज्यादा करीब ले जाता है। चीन बहुत पहले से ही स्ट्रिंग ऑफ पर्ल की नीति पर काम कर रहा है। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल यानी कि चीन के मेनलैंड से लेकर के हॉर्न ऑफ अफ्रीका के बीच में समुद्र में मौजूद सभी बंदरगाहों पर चीन का नियंत्रण है। चीन की तरफ से यह दावा किया जाता है कि चीन ऐसा अपने आर्थिक हितों को ध्यान में रखकर कर रहा है, जबकि रणनीतिकार कहते हैं कि भारत बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर से घिरा हुआ है। चीन इन सभी समुद्री इलाकों में बंदरगाह बनाकर वहां पर कमर्शियल और मिलिट्री बेस बना करके भारत को घेरना चाहता है। समुद्र में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के इस प्लान में पाकिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार और मालदीव साल 2013-14 से ही शामिल हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के बहाने चीन ने इन देशों की अर्थव्यवस्था पर भी बहुत मजबूत पकड़ बना ली है। और जहां तक रही मालदीव की बात, तो अगर मालदीव में भारत विरोधी लहर है तो इसका स्वाभाविक मतलब है कि मालदीव चीन की तरफ और ज्यादा झुकेगा। मालदीव के द एडिशन वेब पोर्टल पर छपा है कि मालदीव का हर एक निर्वाचित राष्ट्रपति पहले भारत की आधिकारिक यात्रा करता था, उसके बाद चीन की। मगर मालदीव की बॉयकॉट की घटना के बाद मालदीव के राष्ट्रपति डॉक्टर मोइज्जो ने पहले चीन की यात्रा की है। नए निर्वाचित राष्ट्रपति मोइज्जो ने सीधे चीन की आधिकारिक यात्रा की, भारत की आधिकारिक यात्रा नहीं की है। यह भारत के लिए भू राजनीतिक तौर पर बहुत ही कमजोर स्थिति को दर्शाता है। जैसे ही मालदीव में नई सरकार चुनकर आई थी, उसने सबसे पहले मालदीव में मौजूद भारत की सैन्य तैनाती को हटाने का काम किया। मतलब दक्षिण एशिया में भारत का एक अच्छा सहयोगी साथ छोड़ते हुए दिख रहा है। जानकार यह भी बताते हैं कि मोदी सरकार से पहले के दौर में पश्चिम एशिया के लिए किए गए टिप्पणियों में यह ध्यान रखा जाता था कि दक्षिण एशिया में भारत के सहयोगी उन टिप्पणियों पर कैसा नजरिया बनाएंगे। मोदी सरकार के दौर में यह कमजोर हुआ है। इजराइल के मसले पर ही जिस तरह की टिप्पणी मालदीव की थी, उस तरह की टिप्पणी भारत की नहीं थी। मालदीव ने खुलकर फिलिस्तीन का समर्थन किया था तो भारत ने इजराइल का। इस तरह का कमेंट बांग्लादेश और मालदीव जैसे देशों पर कोई नकारात्मक असर न छोड़े, यह संभव नहीं है। अब थोड़ा इस पर बात करते हैं कि लक्षद्वीप को केवल पर्यटन यानी कि टूरिज्म की लालच की निगाह से देखना क्यों गलत है। लक्षद्वीप से आ रही सुंदर तस्वीरों ने कोरल रीफ पर टिकी लक्षद्वीप के पर्यावरण की दुर्दशा को छिपा लिया था। लक्षद्वीप 35 द्वीपों का समूह है। इसमें से 10 द्वीपों पर इंसानों की रहने लायक आबादी रहती है। पिछले 20 सालों में लक्षद्वीप 4 अल्नीनो को सहन कर चुका है और 3 चक्रवातों को। इससे बहुत बड़े पैमाने पर कोरल ब्लीचिंग हुई है। मतलब लक्षद्वीप के पर्यावरण पर बहुत बुरा असर पड़ा है। समुद्र के तट पर मौजूद कोरल रीफ और लगून ही समुद्र के तट को अपरदन से बचाते हैं, समुद्री तरंगों और तूफान के हमले से बचाते हैं, ग्राउंड वाटर में मौजूद नमक की मात्रा को संतुलित किए रहते हैं। अगर यह कोरल रीफ नहीं रहेंगे तो द्वीपों का अस्तित्व नहीं रहेगा। समुद्र तल का तापमान बढ़ने की वजह से कोरल रीफ की ब्लीचिंग की घटना बढ़ रही है। समुद्र की लहरों के पैटर्न में भी बदलाव हो रहा है। इससे भी कोरल रीफ पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। कुल मिला जुलाकर कहा जाए तो जलवायु परिवर्तन ने कोरल रीफ पर इतना बुरा असर डाला है कि पिछले 20 साल में कोरल रीफ की एब्सोल्यूट मात्रा में तकरीबन 40% की कमी आई है। साल 2021 में तकरीबन 60 वैज्ञानिकों ने भारत सरकार को लिखकर कहा कि लक्षद्वीप को मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने का इरादा छोड़ देना चाहिए। यहाँ के भूगोल, जलवायु और पारिस्थितिक तंत्र यानी कि इकोलॉजी की एक सीमा है। अगर इसे मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर डेवलप किया जाएगा तो इस पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। कहेंगे कि मालदीव भी तो द्वीपों का समूह है, तो वहां पर जलवायु परिवर्तन का बुरा असर क्यों नहीं पड़ता है?
मालदीव पर भी जलवायु परिवर्तन का बहुत बुरा असर पड़ रहा है। दुनिया भर में इंसानों की बेतहाशा लालच की वजह से जलवायु परिवर्तन पर जो बुरा असर पड़ा है, इसका सबसे बुरा असर मालदीव और लक्षद्वीप जैसे द्वीपों पर ही पड़ेगा। अगर किसी ने मजाकिया अंदाज में यह कहा है कि अगले 100 साल में जलवायु परिवर्तन की बुरे असर की वजह से मालदीव का अस्तित्व ही नहीं रहेगा, तो यही बात लक्षद्वीप पर भी लागू होती है। मगर अगर केवल लक्षद्वीप और मालदीव की तुलना करें तो बात यह है कि मालदीव तकरीबन 1952 द्वीपों का समूह है, जिसमें से 200 द्वीपों पर आबादी रहती है, यानी मालदीव के 16% क्षेत्रफल में आबादी रहती है। मगर लक्षद्वीप महज 35 द्वीपों का समूह है, इसमें से 10 द्वीपों पर आबादी रहती है, यानी लक्षद्वीप के 87% क्षेत्रफल पर आबादी रहती है। मालदीव के जिन 1600 द्वीपों पर आबादी नहीं रहती है, वहां की समुद्री जलवायु इंसानों के हस्तक्षेप से बिल्कुल कटी हुई है। वह मालदीव के पूरे जलवायु को नियंत्रित करती है। मगर यही आंकड़ा लक्षद्वीप के लिए महज 25 द्वीपों का है। मतलब लक्षद्वीप के क्षेत्रफल का महज 13% क्षेत्रफल ऐसा है जो इंसानों की आबादी से मुक्त है। इसलिए जितनी मजबूती से मालदीव की जलवायु नियंत्रित होती है, उतनी ही मजबूती से लक्षद्वीप की जलवायु नहीं। मतलब लक्षद्वीप का जलवायु संकट मालदीव से ज्यादा बड़ा है। बाकी आप तय करते रहिए। शुक्रिया। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।